माय डियर स्टूडेंट एंड व्यूअर्स, नमस्कार। आज एक ऐसे विषय लेके आ रहे हैं जो समसामयिक भी है और कक्षा 10 में पढ़ाया भी जाता है। भूमंडलीकृत विश्व का बनना। भूमंडलीकृत विश्व के इतिहास बहुत ही रोचक तरीक़ा से कहानी की तरह इसका समझने का प्रयास करते हैं। कहानी के रूप में समझी हुई बातें याद रहती है, लेकिन तथ्य के रूप में जो बातें हम लोग रटते हैं वो अक्सर भूल जाया करती हैं। भूमंडलीकरण विश्व के इतिहास के संदर्भ में हम लोग चर्चा आज करेंगे, संक्षेप में ही करेंगे। तो ध्यान देते हैं कि प्राचीन काल से लेकर आज तक वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया पूर्ण होकर आज जिसे हम लोग ग्लोबल विलेज के रूप में रहते हैं और विश्व के देश एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, इसका इतिहास क्या है। तो प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक देखते हैं। प्राचीन काल में ही पूर्व में सिंधु सभ्यता हुआ करती थी। उस समय भी लोग पश्चिम एशिया के देशों से व्यापार करते थे। उसके बाद प्राचीन काल में ही वैदिक काल, मौर्य काल, फिर गुप्त काल में भी व्यापार लोगों का एक रोजगार का साधन भी हुआ करता था। हम देखते हैं आधुनिक काल में 1600 ईस्वी के आसपास भारत का निर्यात बहुत ज़्यादा हुआ करता था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे कम हुआ। तो इस परिस्थितियों के पीछे दृष्टिपात करते हैं कि यूरोप के देश के लोगों ने साहसिक समुद्री यात्राएं किए। आधुनिक काल के शुरुआत में जब यूरोप में पुनर्जागरण होता है, विज्ञान का विकास होता है, विज्ञान तकनीकी से नई नई मशीनों का विकास होता है, तो लोगों को विश्व के बारे में जानकारियाँ विस्तृत मिलने लगी। धर्म के अंधविश्वासों से बाहर निकलकर नए नए मशीनों का निर्माण हुआ और इसी समय यूरोप के देशों की जनसंख्या बहुत तेज़ी से वृद्धि होता है और उन जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, खाद्यान्नों के लिए यूरोप के लोग बाहर निकलते हैं, साहसिक यात्राएं करते हैं। पुर्तगाल, स्पेन, ब्रिटेन, अन्य यूरोप के देश विश्व के देशों में समुद्री यात्राओं से व्यापार के लिए प्रेरित होते हैं, निकलते हैं। तो स्पेन के नाविक, पुर्तगाल के नाविक समुद्र के माध्यम से बाहर भारत की तरफ यात्रा करते हुए निकले। उसमें स्पेन का जो दल था वो गलती से अमेरिका पहुंच गया। अमेरिका उस समय यूरोप और एशिया, अफ्रीका से अछूत था, उसके बारे में कोई नहीं जानता था। कोलंबस वहां पहुंचा तो अमेरिका की खोज हुई। इसके साथ ही साथ वास्को डी गामा भारत आया व्यापार के लिए, पुर्तगाली था। तो और इसके साथ ही फिर स्पेन के लोगों ने अमेरिका गया, वहाँ चेचक के कीटाणु लेके गए, मूल निवासियों को संक्रमित करके अमेरिका भूमि पर कब्जा किए। इसके बाद दूसरे क्रम में देखते हैं कि रिंडरपेस्ट मवेशी प्लेग अफ्रीका में फैलता है। वहाँ की आजीविका मवेशियों पर पशुपालन करके ही निर्भर थी।
मवेशी प्लेग के चलते मवेशी मारे जाते हैं। वहाँ के लोगों की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है। यूरोप के लोग अफ्रीका में जाते हैं, वहाँ पर कब्जा करने में मदद मिलती है, क्योंकि वहाँ के स्थानीय निवासियों की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई। तो इस तरह से यूरोप के लोग विश्व के देशों को उपनिवेश बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं। इससे यूरोप के देशों की संपन्नता में वृद्धि हुई। ये वैश्वीकरण की बहुत प्रमुख कारण है। इसके पीछे पुनर्जागरण विज्ञान की खोज भी निर्भर करता है। इसके बाद और तेज़ी से यूरोप के लोगों ने एशिया, अफ्रीका, अमेरिका को अपने उपनिवेश बनाने के होड़ में सभी लोग सम्मिलित हो गए। तो इसका परिणाम ये होता है कि आपस में ही यूरोप के लोग वैमनस्य की भावना रखने लगे। अधिक से अधिक उपनिवेश हमारे अंदर हो, हमारे अधीन हो, ये प्रयास करने लगे। तो आगे वैश्वीकरण की प्रक्रिया और तेज़ी से बढ़ती है। इस तरह से 20वीं शताब्दी के शुरू में देखते हैं कि उपनिवेश के चक्कर में ही प्रथम विश्व युद्ध की घटना घटित होती है, और दूसरा विश्व युद्ध के पीछे भी उपनिवेश का ही मुख्य बिंदु था। तो दोनों विश्व युद्धों के मध्य मंदी का जो काल आता है, मंदी में भी पूरे विश्व वैश्वीकरण की प्रक्रिया उस समय विश्व के देश भी उपनिवेशीकरण के शर्तें जुड़ चुके थे। जो मंदी 29-30 में आई, उससे अमेरिका सहित भारत भी प्रभावित हुआ। तो हम इस तरह से देखते हैं कि भूमंडलीकृत विश्व जो बन रहा है वो आज के दिन में इसी का परिणाम है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक जो इतनी हानि होती है धन जन की, विश्व के देशों ने सोचा कि यदि उपनिवेशी प्रक्रिया विश्व के अविकसित देशों को स्वतंत्र कर दिया जाए तो विश्व में शांति की स्थिति उत्पन्न होगी। तो यही लक्ष्य को लेकर अमेरिका, सोवियत संघ वगैरह जो उपनिवेशिक शक्तियाँ थी उस पर दबाव डाला गया कि स्वतंत्र करिए उपनिवेशों को। तो स्वतंत्रता की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। तो अधिकांश देश द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्र हुए। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में एक नई दृष्टि से वैश्वीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं ब्रेटन वुड्स समझौता के तहत विश्व बैंक और IMF का गठन होता है। साथ ही साथ गेट की भी स्थापना होती है जो विश्व के व्यापार को नियंत्रित करता है। बाद में चलकर 1995 में गेट WTO के रूप में तब्दील हो जाता है जो वैश्विक व्यापार को नियंत्रित करता है। तो ये सब वैश्वीकरण प्रक्रिया को तेज़ी से बढ़ाते हैं। और भारत के संदर्भ में देखते हैं कि भारत आज़ादी के बाद 1947 से लेकर 1991 तक एक क्लोज्ड इकोनॉमी के रूप में रहा। क्लोज मतलब बंद अर्थव्यवस्था के रूप में, विदेशों से ज़्यादा संपर्क नहीं था। लेकिन 91 में भारत के भुगतान संतुलन होने के चलते IMF से ऋण लेते समय IMF ने भारत के ऊपर शर्तें लगा दी, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की प्रक्रिया अपनाइए तो ऋण आपको मिलेगा। तो चूंकि भारत की आवश्यकता थी इसलिए उस शर्त को अपनाया गया। तो भारत भी वैश्वीकरण के रूप में 91 से जुड़ गया। हम देखते हैं कि भारत के जुड़ने के बाद भारत का विकास दर तेज़ी से 3 से 6-7% बढ़ गया। तो इस तरह रोजगार का सृजन हुआ, विदेशों से पूंजी निवेश आने लगा। साथ ही साथ ये देखते हैं कि तकनीकी के रूप में भी विदेशी वस्तुओं का भारत में प्रवेश हुआ। यहाँ पर नागरिक के सामने बहुत सारा विकल्प उपस्थित हुआ। आज के दिन में देखते हैं कि तकनीकी का विकास इतना तेज़ी से हुआ, संचार क्रांति हुआ। हम वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप ही विश्व हमारे सामने आज एक गांव के रूप में तब्दील हो गया है। हम ऑनलाइन के माध्यम से ही भुगतान करते हैं,
पैसा भेजते हैं, वस्तुओं को मंगाते हैं, सभी सुविधाएं इस वैश्वीकरण के चलते ही उपलब्ध हुआ। तो आज के युग में तकनीकी वैश्वीकरण या भौगोलिकरण की प्रक्रिया को बहुत तेज़ी से बढ़ाया। इस तरह से प्राचीन काल से लेकर आज तक जो वैश्वीकृत विश्व का बनना है, ये इतिहास में मुख्य बिंदु आपके सामने रखे। बहुत बहुत धन्यवाद।